प्रदीप सर, क्या इसमें छुपा क्या है? एनडीए के लिए क्या सबक रहा ये जो जिस तरीके की चीजें निकली हैं, और इंडिया ब्लॉक के लिए क्या है? क्योंकि अभी सामने बहुत कुछ है। बिहार है पहले, बिहार के बाद अगले कुछ 5 राज्य अगले 2026 में होना है, फिर 27 में भी। क्या-क्या चीजें इसमें दिखती हैं आपको? देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जैसा कि इन्होंने कहा, सही रविंद्र जी ने कहा कि मेन ये डिपेंड करता है कि क्रॉस वोटिंग होती है, वोटिंग किस तरह से होती है। 100 से ज्यादा मार्जिन था जब नामांकन पत्र भरा गया, जो पार्टी वाइज पक्ष विपक्ष की गणना हुई, उसमें 100 वोट से ज्यादा का जो है वो डिफरेंस था। तो 100 वोट को तोड़ना या वो करना आसान नहीं था 1 महीने में, 15 दिन में। लेकिन अगर 20 वोट भी क्रॉस वोटिंग के जरिए या तोड़ने में सफल हो जाती है इंडिया ब्लॉक या अपोजिशन, तो झटका रहेगा एनडीए के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, बहुत बड़ा झटका रहेगा। और जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे वो शुरू से जानते थे कि वो पीछे है, लेकिन उन्होंने भरपूर एक चुनाव की तरह चुनाव लड़ा, सबसे जाके मिले। अपोजिशन में तो 10 पार्टियां है ना, 15 पार्टियां, सबके पार्टी के अध्यक्ष से, उनके एमपी से उन्होंने मुलाकात पर्सनली की, मैसेज दिया। और 2-3 पार्टियां एनडीए की जो साथ थी वो तो बैकआउट कर गई हैं, वो तो मतलब बाइकआउट किया है इलेक्शन उन्हें। हालांकि उनका कुल मिला के 12-15 वोट था, लेकिन फिर भी मैसेज ये जा रहा है। उसको आप जब बिहार से और चारों तरफ से मिलाएंगे, अभी मैं आज पढ़ा उनका क्या नाम है, मोदी जी का स्टेटमेंट कि वो 17 तारीख को या सरकार के 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी गया में पिंडदान करेंगे। तो अब ये सब जो नौटंकी से, मध्य प्रदेश भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश भी है 17 तारीख। हाँ, तो ये सब जो है ये शो कर रहा है, मतलब ये ओपनली शो कर रहा है। शो करना एक अलग चीज है, एक अंदर खाते अलग चीज है, लेकिन ये ओपनली चल रहा है कि ये अपनी माँ को पूरी तरह इतने डिस्परेट हो गए हैं कि उनके मृत्यु के बाद उस महान आत्मा को ये चैन से सोने नहीं देना चाहते, वो डिस्टर्ब करे, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जो अभी पंजाब की बात भी हुई, तो वो तो कर वाजिब बात है, जहाँ अपोजिशन सरकार रही है वहाँ सेंटर नहीं देती है पैसा। सेंटर के चाहे बंगाल हो चाहे ये हो, बंगाल के बारे में भी ये किया था मोदी जी ने, और बिहार के बारे में भी कुछ नहीं आया है। तो ये परेशान है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जैसा रविंद्र जी कह रहे हैं, मुझे भी नहीं लगता है कि एकदम रिवर्स हो और जाएगा। उलटफेर की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आपके कुछ नंबर्स गेम में कुछ भी इधर होता है तो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत बड़ा। मैसेज, हाँ, वो मैसेज जाएगा। वो मैसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप, मैं कहता हूँ 4 बीजेपी का भी वोटर अगर क्रॉस वोटिंग कर देता है, 2 ही कर देते हैं और अलाइड की पार्टी में कुछ कर देते हैं, तो खलबली मच जाएगी। मतलब दरार, एक जिसको कहते हैं ना, दरार ही से ना पूरा चीज गिरती है, पहले दरार होता है फिर गिरती है। तो उससे रिसेसमेंट पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि अंदर कला चल रही है। उसके बाद तो पॉलिटिकल एनालिसिस जो है वो तो उसको उसको पूरा देंगे। जी जी प्रदीप सर क्या कहेंगे? हम वही बात करते हैं प्रदीप सर की ये जो सीन है, दृश्य है, अब दृश्य दिखते नहीं, और आप सिर्फ वैमनस्यता वैमनस्यता, और फिर ये जो पंजाब की हम बात, राजू जी से मैं यही पूछ रहा था कि इसको जरूर बताइए। तो कुछ तकनीकी खराबी हुई है, क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, आज कुछ कठिनाई रही जो भी रही, तो वो क्या आप देखेंगे, क्या कहेंगे दोनों चीजों? देखिए देखिए, मैं ये नहीं जानता कि ये जो बैठक थी, ये बाढ़ पीड़ितों के साथ तो थी नहीं, ये जनता के साथ तो थी नहीं। हो सकता है ये बैठक भाजपा के एक पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हो, नहीं, लेकिन आपने जिससे इसको अनाउंस तो ये किया था कि हम वहां बैठेंगे, सर्वेक्षण मैंने करेंगे, बैठेंगे, लेकिन समीक्षा ये करेंगे। वीडियो को नहीं, लेकिन ये वीडियो को देख के कतई हम नहीं जानते हैं कि ये वीडियो पार्टी की इंटरनल बैठक थी। हो सकता है प्रधानमंत्री या नेता जो भी जाता है वो इनपुट लेता है, फीड लेता है, तो फीड लेने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, हो इनपुट के सकता है, लिए। हो सकता इसलिए इस पे हम नहीं, क्योंकि जो भी, जैसा रविंद्र जी ने बताया, सब पार्टी के लोग थे। तो जाहिर है कि ये बाढ़ के लिए भले मीटिंग हो, लेकिन इंटरनल पार्टी की मीटिंग थी, जिसमें प्रधानमंत्री अपने पार्टी के, तो इसको इस दृष्टि से मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अगर वो बाहर कहीं दिखाई देते, बाढ़ पीड़ितों से न मिल के हवाई जहाज से बैठ के चले जाते, कार से निकल जाते, तो मैं अभी तक, लेकिन अगर यही दृश्य आया एक दो, तो भी मैं मानूंगा कि उनका वो दृश्य कहा है जो आम जनता की पीड़ा के लिए पूछा जाता है, आम जनता से रूबरू हो जाता है। वो आया नहीं अभी तक।
वो मैंने देखा नहीं, आपने जो दिखाया वही देखा। मैं नेपाल पे जाना चाहूंगा प्लीज। रविंद्र जी। नेपाल में, अरे कोई अभी कह रहा था जो वहां जलाया जा रहा है, नेपाल में सोशल मीडिया को बंद किया गया है, इसके खिलाफ है वो एजिटेशन है। 25 सोशल मीडिया पे जो पाबंदी लगाई गई है उसके खिलाफ एजिटेशन है ये। मतलब मेन मीडिया ही को लेके ये प्रदर्शन है, और इतना खतरनाक प्रदर्शन है। और नेपाल में गया था, मैं 2-3 चीज बताना चाहता हूँ। मैं शरद यादव के साथ गया था, और वहाँ पहली बार मुझे प्रधानमंत्री कोइराला थे, उनके घर पे उनकी बेटी के साथ, बल्कि पशुपतिनाथ भी हम गए थे। वो विदेश मंत्रालय की सलाहकार थे, लेकिन उसके कोई पुलिस, मुझे आश्चर्य हुआ, उसको लोग पहचानते भी नहीं थे, और न उसको देख के कोई बहुत सिक्योरिटी थी। हम शरद यादव की पत्नी और वो, हम लोग साथ गए थे पशुपतिनाथ। हम ओली से भी मिले थे। प्रचंड उस समय अंडरग्राउंड थे, तो प्रचंड से शरद जी की मीटिंग थी, तो उसके कितने कॉर्डर राइफल ऊपर लेके एक गुप्त जगह मीटिंग चलाई गई थी। हमने प्रचंड का इंटरव्यू लिया था, ओली और प्रचंड का, जो कि जनसत्ता में बॉटम चबा था। ये लोग बीएचयू के पढ़े हैं। वहां ज्यादातर नेता जेएनयू में एक केवल ओली या कौन पढ़ा था, लेकिन प्रचंड उन्होंने सब बीएचयू के पढ़े हैं। और उनसे लंबी चौड़ी बात भी हुई, मैंने छापा भी उनको। वहां पे मैं आपको बता दूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़ा फेल्योर है इसमें। तो सीधे सीधे ये कौन है अपने रक्षा सलाहकार और जो आईबी के चीफ है, इन लोग से इस्तीफा लेना चाहिए। आपको मैं बता दूं, जो मुझे वहां मालूम हुआ था, नेपाल में भारत उतना ही पैसा खर्च करती है, नेपाल में भारतीय एम्बेसी की उतनी ही बड़ी दुकान है या उतना ही बड़ा वो है जितना बड़ा जो है अमेरिका के इंडिया में है। वो जो ऐश्वर्या थी, वो जो महारानी थी और राजा थे, हमें वहां बताया गया, मतलब ये कोई गोपनीय चीज नहीं है, इसलिए हम बता सकते हैं कि उनकी सारी खरीदारी उदारी, नेपाल में इंडिया बहुत पैसा खर्च करती है, बहुत पैसा खर्च करती है। उनकी सारी खरीदारी ऐश्वर्या रानी की वो इंडियन एम्बेसी कराती थी। मतलब हमारा वहां हमको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। आप अच्छा ब्लैकआउट है सर। मैं आप एक करिएगा जल्दी से। मुझे इसको ये जानकारी दे लेने दीजिए, बहुत जरूरी है जी। मैं इसलिए कि बाढ़ और से ज्यादा जरूरी जानकारी है, इसलिए कि वहां पे एकमात्र हिंदू राष्ट्र विश्व का है जो आपको बड़ा भाई मानता था। बांग्लादेश भी आपको मानता था, ऐसा नहीं था, क्योंकि आपने उसको आजादी दिलाई थी। श्रीलंका से आपके बहुत अच्छे संबंध थे राजीव गांधी के समय में। साउथ एशिया में जो कुछ हो रहा है उससे तो आपका नाता टूट ही गया 10 साल से, 8 साल से। लेकिन साउथ इंडिया में जो प्रतिक्रिया आ रही है, एथनिक वे में देखेंगे तो बांग्लादेश, हम और नेपाल कोई वो थोड़े ना है, एक ही सोशल दायरा है। नेपाल शांत प्रदेश था, वहां पे ये आप देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान में जो है ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, और इंडिया का कोई हिस्सा नहीं जो इस समय उबल नहीं रहा है। निश्चित निश्चित। चाहे मणिपुर अरुणाचल प्रदेश से लेके साउथ तक, केरल तक जो है वो कहा है प्रदीप सर कहा है कि हम भी बारूद के ढेर पर हैं, चिंगारी की एक देर है। और है, देखिए आक्रोश बहुत है, ये संभालने का वक्त है, संभलना चाहिए, संभालना चाहिए इसको। मतलब आप एक लाइन में करिए, तो मैं राकेश जी से एक लाइन में खत्म कर देते हैं। आपको ये जो म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल ये सब घुसपैठिए लगाए हैं, आप कहाँ हैं? मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कि किन बेवकूफों के हाथ में सत्ता चली गई है। मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये इंडियन डिफेंस का मामला है, यही राष्ट्रवाद है जो मैं कह रहा हूं। आप सूरवीर, अग्निवीर, फलाना वीर, ठिकाना वीर, ये विजय, वो सब नहीं, ये आपको पता नहीं था नेपाल में क्या हो रहा है, आपने क्या किया। बांग्लादेश में जो आपको पता नहीं था, क्या किया आपने। जी 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 जी। तो नहीं बिल्कुल, इसलिए ये चीज जो है बहुत गंभीर है। ये बाढ़ और तो आएगी जाएगी चली जाएगी, इलेक्शन में आएगा जाएगा, ये परमानेंट लॉस हो रहा है। ये मैं श्रोताओं को और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये परमानेंट और बहुत खतरनाक लॉस हो रहा है।